नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम उन खबरों का विश्लेषण करते हैं जो सीधे आपसे जुड़ी है। आपकी आमदनी, आपकी नौकरी, आपका खर्च, आपकी आजीविका, आपका हाउस होल्ड, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फायदे के लिए, अपने हित के लिए, जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बिकॉज दिस इज न्यूज दैट यू कैन यूज। लेकिन इनकी चर्चा टीवी चैनलों पर, सोशल प्लेटफॉर्म्स पर नहीं होती है। हम यहाँ कोई राजनीति नहीं करते, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं। और आज की खबरों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ सिद्धार्थ जराबी हैं, देश के फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट। और सिद्धार्थ, आज जो बड़ी खबरें हैं, देखिए, संक्रमण संकट काल में और दिल्ली में अब 3 गुना टेस्टिंग होने लगी है। लेकिन टेस्टिंग तो हो रही है, पर वेटिंग पीरियड 3 से 10 दिन का हो गया है। कीमतें भी घट गई हैं तो लोग और टेस्टिंग करा रहे हैं। तो 3 से 10 दिन का तो वेटिंग पीरियड है। आपको पता नहीं लगेगा कि आप कोविड पॉजिटिव हैं नहीं हैं, तो आप अस्पताल में भर्ती कैसे होंगे? वहाँ भर्ती होने भी जाएंगे तो बिस्तरों को लेकर भी असमंजस है। इस पर हम बात करेंगे। उधर 16 दिन हो गए हैं और मैं भी पक गया हूं, आप भी पक गए हैं इस खबर को समझाते समझाते, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा है। 16 दिन लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अब ना के बराबर फर्क है। मतलब आप डीजल की गाड़ी इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं, ऊपर से ये इन्फ्लेशनरी है क्योंकि जितने ट्रक्स हैं वो डीजल का इस्तेमाल करते हैं। माल की आवाजाही होगी, अगर तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगी। इसके अलावा आजकल चीन से हमारा तनाव जारी है और बॉयकॉट चाइनीज गुड्स, ये मंत्र जपा जा रहा है सड़कों पर। अब पीयूष गोयल भी कह रहे हैं कि थोड़ा महंगा भी यहां पर खरीदना पड़े, चीन से मत लो, यहीं पर थोड़ा महंगा कर लो, यहीं खरीद लो। पर वो माल है क्या? और दरअसल चीन से हम कितना माल इंपोर्ट करते हैं, जो आंकड़ा मैं आपको बताऊंगा वो चौंकाने वाला है। 10-20 हज़ार करोड़ नहीं, 1,40,000 करोड़। इस आंकड़े पर मैं आगे गौर करने वाला हूं। लेकिन पहली खबर लेते हैं सिद्धार्थ। अप टू 10 डे वेटिंग टाइम फॉर कोविड टेस्ट एट प्राइवेट लैब्स। 10 दिन तक इंतजार कीजिए। 2400 रुपए अब आप देने पड़ेंगे, 4500 देने की जरूरत नहीं है, तो आप टेस्ट करवा सकते हैं। पर टेस्ट करने में ही 3 से 10 दिन लग जाएंगे और खुदा न खास्ता आप पॉजिटिव हैं तो संक्रमण पहले ही फैला देंगे और आपको बिस्तर भी नहीं मिलेगा। एक और खबर है, कोविड-19 ऐप एंड हॉस्पिटल्स एट ऑड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स इन द सिटी। यानी कि कंफ्यूजन का आलम है। 3 महीने हो गए लॉकडाउन की घोषणा हुए भी। देखिए संदीप जी, जो लगातार बार बार टेस्टिंग को लेके स्ट्रैटेजी में चेंज हुई है, ये मुझे लगता है बहुत एक बड़ा दिक्कत का कारण है। आपको ध्यान होगा कि 3 महीने पहले शुरुआती सप्ताह 2 सप्ताह में लॉकडाउन के जो करीब 70-75 दिन चला लॉकडाउन, उसमें हमने देखा कि एक अलग प्रकार की नीति थी टेस्टिंग को लेके, और उसके मध्यकाल में लॉकडाउन के जब आए तो एक अलग प्रकार की हुई। अब पिछले हफ्ते 10 दिनों में हमने इस पे फिर से 1-2 समरसॉल्ट देखी हैं, और जो दूसरा वाला टेस्ट है उस पे भी काफी ज्यादा हमने फोकस देखा है। तो मैं मानता हूं कि पहले से ही अलग अलग कारणों के कारण जो वाइड टेस्टिंग नहीं की हमने, उसके कारण हमारे नंबर्स बहुत हद तक, इसलिए संक्रमण फैला भी। और उस आपको ध्यान होगा कि अमेरिका में जब 2 महीने पहले इस पे बहुत बड़ी बहस चल रही थी, लगभग उससे ज्यादा ही समय, 2-2.5 महीने पहले, तो वहां के जब जो हेल्थ विभाग देखते हैं और जो वहाँ के मेडिकल उनके हेड हैं, उनकी सर्विस के, हेल्थ सर्विस के, उनको वहाँ के सांसदों ने फ्लोर पे एक हियरिंग में ये कबूल करवाया कि हर अमेरिकन की टेस्टिंग होगी, फ्री में होगी, और जब वो चाहे तब होगी। तो उसके लिए इतना बड़ा ढांचा और इंफ्रास्ट्रक्चर बना। शायद कहीं ना कहीं पे खर्चे को लेके एक बहुत बड़ी दिक्कत थी सरकारों के ध्यान में, स्टेट्स के ध्यान में, क्योंकि टेस्ट तो स्टेट्स नहीं करवाने,
और उसके कारण दिल्ली जैसे शहर में आप जैसे देखते हैं संक्रमण बहुत फैला है। अगर आप देश भर में नजर मारें तो दिल्ली, तेलंगाना और महाराष्ट्र ऐसे 3 प्रांत हैं जहां पे समस्या सर्वाधिक है, और उसमें से दिल्ली की कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए हम अब मान दूसरे सकते। नंबर पर आ गई है दिल्ली, तमिलनाडु से जी आगे पहुंच गई है। जी। और इसलिए टेस्टिंग, दिल्ली जैसे कंजेस्टेड एरियाज में या मुंबई में भी हमने देखा होगा, टेस्टिंग को लेके जो फ्लिप फ्लॉप्स हुए हैं उससे ये संक्रमण फैला है। और मैं नहीं मानता नहीं, हूं कि अब देखिए दिक्कतें क्या आ रही हैं। एक तो 3 से 10 दिन आप टेस्टिंग में लगा रहे हैं सिद्धार्थ, जी ऊपर से बिस्तरों की जो अवेलेबिलिटी है उसको जी लेकर असमंजस है। जो कोविड-19 ऐप है वो दिखा रही है कि 13,377 बेड्स में से 7,120 खाली हैं, लेकिन आदमी भर्ती होने जाए तो उसको बताया जाता है ये बेड तो भर गए। ऊपर से आप टेस्टिंग करा रहे हैं। अब आजकल प्राइवेट लैब्स को आपने अलाउ कर दिया, पर कैपिंग है 2400 रुपये की। प्राइवेट लैब कह रही है नहीं, घर आकर टेस्टिंग नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमारा खर्चा बढ़ जाता है। तो वही मतलब कानून बन भी जाए, रेट कम भी हो जाए तो भी दिक्कतें। यहाँ हम सोल्यूशन कम ढूंढते हैं, प्रॉब्लम पहले क्रिएट कर देते हैं। देखिए वो संदीप जी, जो बार बार हमने इस पे चर्चा की है कि मल्टीपल लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इनमें अलग अलग राय होना। अब जैसे एलजी साहब का जो ऑर्डर था कि जो माइल्ड केस है उसको भी आप 5 दिन के लिए भर्ती करवा दीजिए, तो उसमें सबसे बड़ा जो ये अंदेशा निकला कि जो कोई अपना डिक्लेयर ही नहीं करेगा कि भैया हम क्यों जाए अस्पताल में। एग्जैक्टली। और खासकर सरकारी फैसिलिटीज को लेके जो तरह तरह के वीडियो हैं, जो वहां पे सफाई, गंदगी, वहां के बाथरूम, शौचालय और इस प्रकार की व्यवस्थाओं को लेके जो आपने देखा होगा कि अनेक वीडियो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे चलते रहते हैं, इससे लोगों के मन में डर भी पैदा हुआ है। और उस सारे को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा एक बहुत बड़ी जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम ये रही कि टेस्ट न होने के कारण जो एसिम्प्टोमेटिक हैं वो पेशेंट्स भी, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी शायद कुछ हद तक चलती रही और उसके कारण संक्रमण बहुत बड़ी मात्रा में फैला नहीं, है। दिस और इज सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। आज 23 जून को हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ, 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। एग्जैक्टली 3 महीने हो गए, आज तक हम बेसिक चीज़ों को ही सॉल्व नहीं कर पाए हैं। और एक खबर जिस पर हम चर्चा कर कर के खप चुके हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और तेल कंपनियों को भी। 16 दिन हो गए सिद्धार्थ, ₹2.5 जब बढ़ा था 4 दिन, उसके बाद हम लगातार ये खबर उठाने लगे थे कि भैया हो क्या रहा है। 20, 30, 50 पैसे 2-3 दिन चल जाता है, समझ में आता है। लेकिन ₹73 था पेट्रोल, आपको ध्यान होगा, तब हमने चर्चा की थी। आज पेट्रोल हो गया ₹79.56 और डीजल हो गया ₹78.85। बदस्तूर जारी है। ऐसी कौन सी तेल में आग लगी हुई है? रोज दाम बढ़ रहे हैं और ऊपर से आज की जो मेन खबर है, क्योंकि बाकी गणित तो हमने दर्शकों को समझा दिया है, सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा, तेल कंपनियों को नहीं, पर डीजल और पेट्रोल में 71 पैसे का फर्क रह गया है जी। मतलब ये मेरी समझ से परे है। डीजल के दाम इतनी आग क्यों लग रही है? और डीजल के दाम बढ़ना तो मतलब इन्फ्लेशनरी ट्रेंड को पकड़ेगा ना, वो तो महंगाई को बढ़ाएगा। गलत कह रहा हूं मैं सिद्धार्थ? नहीं, बिल्कुल आप गलत नहीं कह रहे हैं। और मैं जो बार बार इस बात को मेंटेन करते रहा हूं, और मैं जो अगर हम देखें, मैं आपसे बात करते करते लेटेस्ट प्राइसेस के चार्ट को भी एनालाइज करने का प्रयास कर रहा था, और इसमें से बड़ा क्लियरली दिख के आ रहा है कि शायद प्राइस राइज इतनी नहीं है करंट में जितनी एडजस्टमेंट हो रही है। सो संदीप जी, व्हाट इज बीइंग डन इज, जो आपको ध्यान में होगा कि एक्साइज और वो लोकल टैक्सेस बढ़ाए थे सरकारों ने, वैल्यू एडेड टैक्स बढ़ाया था, और उस पे ये कहा गया था लॉकडाउन के दौरान कि कंपनीज इसको बेयर करेंगी। अब कंपनीज ने बेयर किया है, अब वो उसका रिवर्सल कर रही हैं, अपने बैलेंस शीट से रिस्क हटा के कंज्यूमर के पॉकेट पे डाल रही हैं, और यही चल रहा है। और शायद ये आप को ध्यान होगा कि करीब 15 या 20 दिन पहले हमने इस पे भी बात की थी। मैंने ये कहा था कि ये लगातार बढ़ते जाएंगे। हाँ, और आपने कहा था।
और आप वेट करिए ये कहाँ पे जाएगा। और अभी तो जून के महीना समाप्त होने में एक सप्ताह और है, तो क्या पता कि हम वापस फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक काफी इसमें एक्सेस सिचुएशन में आ जाए, जहां तो ऑयल मतलब कंपनी। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए पेट्रोल पर, डीजल पर 13 रुपए 2 महीने पहले, 2.25 महीने पहले बढ़ाई। सरकार ने अपनी कमाई सुनिश्चित कर ली, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए आ गए उनके खाते में, क्योंकि 1 रुपए की बढ़त 13 से 14 हजार करोड़ रुपए आपको सालाना देती है। करेक्ट सिद्धार्थ? जी अब जी तेल बिल्कुल। कंपनियां अपनी कमाई सुनिश्चित कर रही हैं, मतलब बलि जी का बकरा हम है, चाकू हम बिल्कुल। पर चल रहा है, धीरे 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 धीरे। बस एक ही चीज की तसल्ली कर सकते हैं कि जो लोग अभी भी वर्क फ्रॉम होम में है, वो ये मान सकते हैं कि शायद हमारी बचत अभी कुछ समय तक हो रही है और ज्यादा खर्चा ना करें। शायद सरकार भी ये चाहती है कि लोग ज्यादा बाहर ना निकले, संक्रमण ना फैलाएं, इसलिए तेल को महंगा कर रहे हैं। अब एक और खबर जो आप दर्शकों को बड़ी सरल सीधी भाषा में सिद्धार्थ समझा रहे थे, और समझाया। एक कार्यक्रम तो हमने पूरा चीन का कितना प्रभाव है हमारी अर्थव्यवस्था पर, और जब हम कहते हैं आत्मनिर्भरता, बिल्कुल हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, हमें चीनी गुड्स का बॉयकॉट करना चाहिए। बॉयकॉट शब्द सही नहीं है, मैं कहूँगा अपनी डिपेंडेंस, अपनी निर्भरता जितनी कम हो सके और ज़ीरो कर सके, जितना जल्द कर सके उतना बढ़िया है। लेकिन हालात क्या हैं, उस दिन भी सिद्धार्थ ने आपको बताया था, और आज देखिए हेडलाइन क्या है। चाइनीज सोल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स वर्थ ₹1.4 lakh crore in India in 2019. China brands had 71% share in smartphones, Indian 1.6। तो चीनियों ने आपके मेरे घरों में जो इस्तेमाल होते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जो आप करते हैं, टीवी करते हैं, फ़ोन करते हैं, कंप्यूटर्स करते हैं, 1,40,000 करोड़ का माल बेचा आपको और मुझको, और हमने खरीदा अभी जो हम आंखें तरेर रहे हैं। और स्मार्टफोन्स में चाइनीज़ ब्रांड का 71% मार्केट है भारत में, और हमारे लोकल इंडियन ब्रांड्स का मार्केट कितना है? 1.5%। संदीप जी, ये जो $20 बिलियन का इंपोर्ट है फोन्स का, ये पिक्चर पूरी नहीं दर्शाता है। देखिए, जो 1.6% की आप बात कर रहे हैं ना, इंडियन जो ब्रांड्स हैं, उनके भी कंपोनेंट्स चाइना से इंपोर्टेड हैं। ये देखिए। तो अब आपको मैं एक छोटा और उदाहरण देता हूं। अभी लॉकडाउन खत्म होने के बाद पिछले सप्ताह घर पे हमें जो जिसे वो मिक्सर कहते हैं, मिक्सी ग्राइंडर टाइप वाली एक मशीन थी, खराब हो गई थी लॉकडाउन में नहीं लेके, तो बड़ी मुश्किल से एक पीस मिला, वो भी डिस्प्ले पीस मिला, क्योंकि 10 दिन 15 दिन में लगातार कोशिश कर रहा था। वो पर्टिकुलर मॉडल अभी हमारी प्रोडक्शन शुरू नहीं हुई थी, तो मैंने जाके वो डिस्प्ले पीस ही खरीद लिया। और खरीदने के बाद जब मैंने चेक किया, वो बहुत बड़ा ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, नाम भी उसका बिल्कुल भारतीय ब्रांड है, मतलब जितना भारतीय आप कह सकते हैं उतना मैं है। समझ गया, अभी नाम क्या और लेने की जरूरत है। और डब्बा जब मैंने देखा और जब उस पे स्टैंप देखी, तो उसमें मेड इन चाइना पाया। हाँ, तो जो भी हम रोजमर्रा की चीजों में इतना अभी चाइनीज घुसपैठ है, और इतना वो हमारी इकोनॉमी में पिछले 30 वर्षों में इतना घुस चुका है कि उसको अब निकालने में एक एडिक्शन जो है, बहुत समय लगेगा। नहीं उसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए ना। नहीं देखिए, करनी प्लेइंग टू द चाहिए। गैलरी हो जाता है, बंद कर देंगे। अब पीयूष बिल्कुल। गोयल कह रहे हैं, आज की हेडलाइन है बिजनेस स्टैंडर्ड की, सेंसिबल टू बाय लोकल इवन इफ इट इज कॉस्टलियर देन इंपोर्ट्स। कि नहीं, लोकल माल ही खरीदिए चाहे वो महंगा हो। अरे भाई ऐसे नहीं होता, उसकी तैयारी कीजिए ना। कोई जादुई छड़ी नहीं है, हम जानते हैं सरकार के पास जादुई छड़ी थोड़ा है, पर अगर 2-3 साल की आप एक राह दिखाएंगे देश को तो सारे मानेंगे। बिल्कुल। और संदीप जी, मैं आपने जो ये बात कही ना, इस पे मैं एक चीज आपको यहाँ पे जानकारी देना चाहूंगा। देखिए, हम बार बार कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन्स, टीवी, बाकी सारी चीजों की, पर्सनल केयर इक्विपमेंट, बहुत सारी चीजों की बात करते हैं। तो एक सेक्टर जो उदाहरण, और इससे हमें हमारे दर्शकों को समझना चाहिए कि जहां हमने चाहा और जहां हमने सही नीतियों का प्रयोग किया और थोड़ा समय दिया, वहां हमने बलशाली, प्रबल
और वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स की इंडस्ट्रीज बनाई हैं। ये मैं बात कर रहा हूं ऑटोमोबाइल्स की। ऑटोमोबाइल्स का सागा हम जानते हैं कि एम्बेसडर फिएट एक जमाना था और फिर मारुति सुजुकी का जमाना आया। मारुति सुजुकी में टेक्नोलॉजी जापान की थी, पैसा जापान का था, जमीन पहली हरियाणा ने दी, राजीव गांधी जी का इंटरेस्ट था और वो प्लांट बना। आज हालांकि वो कंपनी अब विनिवेश के बाद, जो अटल जी की सरकार में विनिवेश हुआ था, सिकंदर भक्त उस टाइम मंत्री भी होते थे, उस कंपनी को जापानियों के हाथ में दे दिया गया। परंतु उस इकोसिस्टम से 3000 छोटी बड़ी कंपनीज बनी मारुति उद्योग के आसपास। और आज आप देखते हैं कि हमने, क्योंकि अपने इंपोर्ट ड्यूटीज बाहर से हम एक तो सेकेंड हैंड कार्स को इंपोर्ट होने नहीं देते हैं, अगर कर भी ले कोई तो उस पर जबरदस्त 300-400% की ड्यूटी लगाते हैं। फुली बिल्ट अप कार को बाहर से लाने में आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा ड्यूटीज है। इसीलिए बहुत सारे जो विदेशी टॉप ब्रांड्स हैं, जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं, वो इंडिया में बहुत महंगे हैं। आज आप देखेंगे कि कोई भी बड़ी कंपनी, इंक्लूडिंग बाय द वे चाइनीज ऑटोमोबाइल कंपनीज ने हमारे देश में प्लांट लगाए हैं। वो सामान यहीं बनाते हैं, यहां बेचते हैं। ह्यूंडई की एग्जांपल ले लीजिए, बहुत बड़ी मात्रा में वो सेंट्रो कैटेगरी वाली गाड़ी को विदेश में एक्सपोर्ट करता है। टुडे इंडिया हैज नॉट ओनली सेल्फ सफिशिएंसी बट लार्ज एक्सपोर्ट कैपेसिटी इन व्हीकल्स। टोयोटा की गाड़ियां भी इंडिया में बनती हैं, जिन्हें टोयोटा बन रही है, जेएलआर बन रहा है अब चेन्नई में। जेएलआर बन रहा है, बहुत बहुत बड़ी कैपेसिटी। और आपने जेएलआर बहुत बढ़िया संदीप जी उदाहरण दिया कि केवल इंडिया में नहीं, इंडियन कंपनीज में इतनी कॉन्फिडेंस आई कि उन्होंने यूरोप की एक बहुत बड़ी कंपनीज को टाटा मोटर्स ने खरीद लिया। अब इससे क्या दर्शाता है, ये एक रात में नहीं हुआ, ये 30-40 साल का एक स्पैन के पीरियड में हुआ। इसमें इंपोर्ट टैरिफ पॉलिसीज, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक गवर्नमेंट और एक दूरदर्शिता ये रही कि देखिए जी, ऑटोमोबाइल हम बाहर से नहीं आने देंगे। जब इंडिया में प्लेन से लेके चम्मच, पेंसिलिन से लेके महंगे महंगे इक्विपमेंट, जब वो सारे इंपोर्ट होते हैं, ये क्या कमाल था, कौन सा कुदरती करिश्मा था कि ऑटोमोबाइल्स ही इंडिया में बनी। ये कौन सा कुदरती करिश्मा है कि हम सैटेलाइट खुद बनाते हैं। ये कौन सा कुदरती करिश्मा है कि हम रॉकेट खुद बनाते हैं और ऐसी ऐसी आईसीबीएम बनाते हैं जो चाइना के हर बड़े शहर को आज ध्वस्त कर सकती हैं। इसके पीछे कारण क्या है संदीप जी? संदीप जी, वो नीतियां ऐसी बनी, हमें समय दिया गया और हमने बाहर का पैसा लिया। ह्युंडई का पैसा लगा है, चाइनीज कंपनीज का पैसा लगा हुआ है। अभी जो वो एमजी हेक्टर के नाम से एक इलेक्ट्रिक गाड़ी के नाम पे, टोयोटा का, जापानियों का पैसा लगा है, फोर्ड ने पैसा लगाया, आप नाम लीजिए, वोक्सवैगन, यूरोपियन कंपनीज, पैसा उनका, जमीन हमारी, प्रोडक्शन यहां पे, एम्प्लॉयमेंट हमारी, जो हमें चाहिए वो हम खरीद रहे हैं, रुपए में खरीद रहे हैं, और जो वो एक्सपोर्ट करना चाहें वो एक्सपोर्ट करें और पैसा हमारे पास आ रहा है। दिस इज द परफेक्ट। और ये कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हम नहीं ढूंढ सकते हैं, हमें एक लॉन्ग टर्म विजन होनी चाहिए। देश में गुस्सा भी है, नाराजगी भी है, उसको भी प्रॉपर्ली चैनलाइज करने की जरूरत नहीं है कि 2 दिन हमने ताली पीटी, छाती पीटी, चाइना का नहीं खरीदेंगे, तीसरे दिन फिर सस्ता माल उन्हीं से खरीदने लगे। बिल्कुल। और ये जो हमें 1.6% इंडियन ब्रांड्स का भी हम जो हमने कहा, जब हमने देखते हैं कि उनके कंपोनेंट्स विदेश से बनते हैं, मैंने उन कंपनीज के मालिकों से जब बात की है पास्ट में, तो वो कहते हैं भैया हम क्या करें, वो कंपोनेंट्स इंडिया में बनते नहीं हैं, बाहर के कंपोनेंट्स सस्ते बनते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं, और एक फोन करो तो 72 घंटे में। नहीं, हमारी प्रायोरिटीज भी राइट होनी चाहिए ना, सिर्फ फोन या इलेक्ट्रॉनिक्स की बात नहीं है। कल की एक बड़ी खबर थी कि हम जो ये खेल का सामान, मतलब टेबल टेनिस रैकेट्स तो चलो हम बनाने लगे या टेबल बनाने लगे, जो बॉल है वो ऑलमोस्ट हम टोटली डिपेंडेंट हैं चाइना पर। जो शटल्स हैं, बैडमिंटन रैकेट भी वहाँ से मंगाते हैं, जापान से मंगाते हैं, चीन से मंगाते हैं, शटल कॉक्स भी। जो जैवलिन हम इस्तेमाल करते हैं, मैंने नीरज चोपड़ा का उदाहरण दिया, जैवलिन चाइना से आ रहे हैं, हाई जंप बार्स चाइना से आ रही हैं, रेसलिंग मैट्स चाइना से आ रहे हैं। भाई ये हम क्यों नहीं बना सकते? आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया सैटेलाइट्स का, आईसीबीएम्स का। रॉकेट साइंस है एक बॉल बनाने में, रेसलिंग मैट बनाने में बहुत ज्यादा तकड़ी रॉकेट साइंस या टेक्नोलॉजी की जरूरत है, या चीनी टेक्नोलॉजी हमसे ज्यादा जानते हैं क्या? हमने भी कहीं ना कहीं गलतियां की हैं, उन्हें सुधारें हम।
बिल्कुल। और जैसे गलतियों की जो बात की जाती है ना, तो 2005 में जब इंडिया ने नेपाल की तरफ अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की, तो उसका अब खमियाजा हम 15 वर्ष बाद 2020 में भुगत रहे हैं। काला पानी के विषय को लेके जो विवाद हुआ है और जो उन्होंने मैप अपना ऑल्टर किया है, इसी प्रकार से इकोनॉमिक डिसीजंस में भी समय लगता है। अगर आपने अच्छा डिसीजन लिया है तो 15, 20, 30, 40 वर्ष बाद उसका इंपैक्ट मिलता है। हमारा स्पेस प्रोग्राम एक क्लासिक उदाहरण है। जब विदेशियों ने हमसे कोऑपरेशन बंद कर दी, हमारे पे प्रतिबंध लगाए, हमारे को टेक्नोलॉजी नहीं दी, पैसे का तो सवाल ही नहीं था, हमारे साइंटिस्ट को वीजा तक नहीं देते थे बाहर जाने के लिए साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेज में, हमने एक स्वावलंबी आत्मनिर्भर इतनी बड़ी एक इंडस्ट्री क्रिएट की जो आज दुनिया के 5-7 बड़े देशों के अग्रणी उस पंक्ति में गिना जाता है। वही प्रकार से हमें इंडिजनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए था। ठीक है, एक क्विक पॉइंट और मैं आपसे लेना चाहूंगा। चाइना की जब बात हो रही है, एक हेडलाइन ये आई है, बड़ी दिलचस्प हेडलाइन है, इंडिया ट्रेड डेफिसिट विद चाइना एट 5 ईयर लो। मतलब चाइना यहां पर इतना सामान बेचता है, हम भी कुछ बेचते हैं, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड चाइना के फेवर में है, वो ज़्यादा माल हमें बेचता है, और इसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। कि ये घटकर अब 48.7 बिलियन हो गया, 53 बिलियन था जी। पर मैं इसका दूसरा पहलू देखता हूं, हमारी डिपेंडेंस कितनी है चाइना पर, और ये बढ़ी है। अब ये परसेंटेजेस पॉइंट में हम कुछ भी बताते रहें जी। और देखिए, मेरा ये मानना है कि जो अभी ग्लोबल ट्रेड में और ग्लोबल प्रोडक्शन सप्लाई चेन में डिसरप्शन हुआ है, तो कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि चाइना पे हमारी निर्भरता बढ़ भी सकती है शॉर्ट टर्म में। इस बात को ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर चाइनीज इकोनॉमी हिट हुई है, इंडियन इकोनॉमी हिट हुई है, तो थाईलैंड की इकोनॉमी कैसे बच सकती है? थाईलैंड से आपको बहुत बड़ी मात्रा में हमारी वॉशिंग मशीन आती हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रिज आते हैं हमारे बहुत सारे ब्रांड्स के, और हमारी एक संधि है, एक फ्री ट्रेड टाइप की एग्रीमेंट है इन कंट्रीज से, जिसमें चाइना एक्चुअली वाया थाईलैंड और कुछ और मार्केट से हमारे पास बहुत सारा सामान बेच रहा है। तो हमें अपनी जो हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स की हैं या जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स की है, इनका भी रिव्यू करना पड़ेगा। चाइना को अपना टीवी सेट तोड़ने से कुछ नहीं होने वाला है, वो तो आपका अपना पैसा लगा हुआ है जिसको आप फूक रहे हैं। चाइना से लड़ने के लिए हमें कम से कम कुछ नहीं तो 10 वर्ष की योजना बनानी पड़ेगी। जैसे पिछले 3-4-5 वर्षों में हमने ये देखा है कि सड़क निर्माण बॉर्डर एरियाज में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हमारे 3 फ्रंटियर्स पे जो चाइना के साथ सटे हुए हैं, अरुणाचल फ्रंटियर, सिक्किम फ्रंटियर और जो उत्तराखंड से लेके लद्दाख तक का फ्रंटियर है, वहां तीनों जगह सड़क निर्माण के कार्यक्रम पे काफी काम हुआ है। इसी प्रकार से ट्रेड पॉलिसी को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। आज मैंने एक खबर और देखी है कि एक लीगल अमेंडमेंट होगी जहां चाइना स्पेसिफिक क्लॉज आएगा। हालांकि इस प्रकार की एक क्लॉज पहले ही थी। मेरे को कई बार ये आश्चर्य होता है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स बार बार समस्या के समय पे नया कानून क्यों सोचते हैं, क्योंकि कानून और सारे क्लॉजेस हमारे पास हैं। हम नेशनल सिक्योरिटी एक्सेप्शंस को लेके हमारी एफआईपीबी द्वारा कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल फ्यूचर का रोक सकते हैं, चाहे वो एफआईपीबी की वो सिस्टम व्यवस्था बदल चुकी है, परंतु दैट राइट to block a certain investment proposal on certain specific grounds that already exists. हाँ, वो 10% वाला है। ये आप एफपीआई की बात कर रहे हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की ये खबर है, गवर्नमेंट प्लान्स टू कैप चाइना एफपीआई इन्वेस्टमेंट्स एट 5%। ये 10% थी पहले। जी जी, ये तो आप फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और आप एफआईपीबी की बात कर रहे थे। हाँ, मैं एफडीआई की बात कर रहा हूं। और ये जो एफपीआई कैप था, ये कैप एक्चुअली अलग अलग डोमेन्स पे लगता है, और इसमें इसका मैं रीजन बताता हूं क्या है। ये पुराना एक कैप है जिसे हम ये चाहते हैं कि कई बारी अगर कोई बड़ी मात्रा में हमारे स्टॉक मार्केट में पैसा डाल के और उसको डेलिबरेटली एक साथ निकाल ले, तो हमारे मार्केट की वैल्यूएशंस गिरेंगी। सो ये एक सॉर्ट ऑफ सेफ्टी वॉल्व है। बट लार्जर क्वेश्चन, बार बार आप हर दृष्टि से देखिए, 360 डिग्री अगर इसको आप इवेलुएट करें, हम जो एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को, वो हम बहुत बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करते हैं। आपको ध्यान होगा
आप राजनीतिक स्पेशलिस्ट हैं, कर्नाटका की राजनीति में चाइना को भेजे हुए आयरन ओर का बहुत बड़ा रोल रहा है, पिछले 20 वर्षों से रहा है। हाँ। बेलारूस क्षेत्र का आपने नाम सुना होगा, तो बेलारूस से 80-90% प्रोडक्शन जो होती थी, आज भी शायद हो रही होगी, वो सारी चाइना को ही जाती थी। तो चाइना इज अ इंपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड वी आर अ इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम, बिकॉज उनकी कॉस्टिंग बहुत सस्ती पड़ती है। बट हमारे पास अभी भी समय है, 5-7 वर्षों के अंदर हम अलग दूसरी कंट्रीज से एक प्रकार से हमारी इकोनॉमिक टाइज को सुधार करके हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं, आप चाइनीज कंपनी को यहां पे इंडिया में आने दीजिए, वो अपना पैसा लगाएं, क्योंकि जब उसका पैसा लग चुका है, जब उसने भारत में जमीन खरीदी है, जब उसकी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, तो वो आपके कंट्रोल में है। आप डिफाइन करिए कि व्हाट इज लोकल। आई एम सेइंग दिस विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, और कई बारी मुझे इस पे थोड़ी आक्रोश भी होता है कि लोकल यानी क्या, स्वदेशी यानी क्या, इसकी डेफिनेशन तो बताए कोई। बिल्कुल, ये क्लियर करना पड़ेगा सरकार को। अब 2-3 खबरें देश से जुड़ी हुई और लॉकडाउन से जुड़ी हुई। इंटरेस्टिंग खबर है केरला से, पर ये पूरे देश पर लागू होती है सिद्धार्थ। एज माइग्रेंट वर्कर्स लीव, केरला आस्क्स हु विल प्लग द गैप। 3 लाख मजदूर, प्रवासी मजदूर, मुझे प्रवासी शब्द से खासी दिक्कत है, अपने ही देश में प्रवासी भी कहा जा रहा है, पर चलिए, मजदूर जो केरल में काम कर रहे थे 3 लाख चले गए वापस। अब वो कह रहे हैं कि हमें आर्थिक पहिया घुमाना है, तो ये मजदूर कहां से आएंगे? इस समस्या के बारे में भी क्या इसे एड्रेस करने की जरूरत है? क्योंकि देखिए हो क्या रहा है, राज्य सरकारें, यूपी हो, झारखंड हो, झारखंड से आज एक खबर आई है कि भाई वील ऑल्सो केटर टू अर्बन पुअर, उनको भी झारखंड में ही जॉब दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश ने पहल की थी, सबसे पहला प्रदेश था। मजदूर वहीं रह गए तो फिर काम कैसे चलेगा? ये सवाल है, ये कैच 22 है सिद्धार्थ। बिल्कुल है। और क्योंकि केरला के संदर्भ में चर्चा हो रही है, मैं ये कहूंगा कि अगर केरला के जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, जो वेस्ट एशिया गल्फ की कंट्रीज में काम करते हैं, अगर वो एक साथ वापस आए, उन्हीं पर नजर है केरल सरकार की कि हाँ, वो आकर यहीं बस जाएं, वो छोड़ दें गल्फ को। हाँ, तो आप सोचिए वहां उनके मेडिकल फैसिलिटीज का क्या होगा। तो ये एक चैलेंज है, और इस चैलेंज में मुझे नहीं लगता है कि अगले 3-4-5 महीने, यानी ये साल ही निकल जाएगा, कैलेंडर ईयर, इस बैक एंड फोर्थ में, क्योंकि जो करीब 115-120 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी जो एम्प्लॉयमेंट को लेके और जो केंद्र सरकार ने अपनी पैकेज अनाउंस की थी, उसमें से जो एक स्कीम है जिसका अभी आपने देखा कल परसों में प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन भी किया, हाँ, उसके 25 कारण स्कीम जोड़ दी, 6 राज्यों में 116 जिलों में इस्तेमाल होगी। 125 दिन का कामकाज दिया जाएगा, कामकाज मिलेगा। तो अगर 125 दिन की गिनती कर लीजिए तो 4 महीने तो गए। तो आज जुलाई पे हैं हम, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर त्योहार, तो बचा क्या फिर इस वर्ष का? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और मैं बार बार या जो कुछ प्रोडक्शन की जो हम चीजों को देखते हैं, तो हम ये पाएंगे कि बहुत बड़ा डिसरप्शन हो रहा है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और बड़ी बड़ी कई सारी जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की सप्लाई चेन भी है, उसमें लैक ऑफ लेबर इज स्टिल बाइटिंग। जब आप इन कंपनी से बात करते हैं तो वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए, हम बहुत ज्यादा अभी लेबर को वापस लाने पे आग्रह इसलिए भी नहीं दे रहे हैं क्योंकि अगर हम माल बनाएंगे भी तो अभी डिमांड सिनेरियो डिप्रेस्ड है। सो इट इज अ चिकन एंड एग सिचुएशन। एक तरफ कई जगहों पे लेबर की शॉर्टेज है, और आपने देखा होगा कि बहुत कुछ एम्प्लॉयर्स ने अपने लेबर को वापस बुलाने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की। पर इसमें एक और पहलू है, जो आपने चिकन एंड एग वाली बात की, इसमें बीच में एक रायता और फैल रहा है, या अंडा खराब हो रहा है सिद्धार्थ। वो ये, डिमांड अप बट NREGS मतलब मनरेगा वर्क जनरेशन इज एट 50%, ये ऑडिट किया गया है।
मॉनिटरिंग पैनल्स ऑलमोस्ट नॉन फंक्शनल। तो जो ये बात की जाती है ना कि मनरेगा में तो 100 दिन का काम मिलता है और डिमांड बढ़ रही है, सरकार भी कह रही है देखिए 2 करोड़ 80 लाख, वो बढ़कर 4 करोड़ 80 लाख हो गया, इतने लोगों को काम मिल रहा है। हमने एक दिन खबर भी दिखाई थी कि पिछले 4 साल में 50 दिन से ज़्यादा काम सिर्फ 1 साल में मिला है और जी। इस साल मई तक 18 दिनों का ही काम मिला। तो अब ये ऑडिट रिपोर्ट भी कह रही है कि काम की डिमांड तो बढ़ गई, लोग कह रहे हैं मनरेगा में हमें काम दो, लेकिन काम अभी 50 दिन तक का ही मिल पा रहा है, उससे ऊपर नहीं जा पा रहा है। देखिए, मैं इसमें एक थोड़ा डिफरेंट टाइप से इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आप समझ लीजिए कि जिसे कहते हैं ना कि खड्डा भी कितनी बारी हम खोदें। मनरेगा में एक कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट आ रहा है, एक स्ट्रक्चरल डिफिकल्टी आ रही है। गांव और उसके आसपास को लेके जो मनरेगा अप्रूव्ड एक्टिविटीज हैं, और अब मुझे ये ध्यान में नहीं आ रहा कितनी एक्टिविटीज हैं, अब काफी लंबा चौड़ा लिस्ट है। जब शुरुआत में बड़े लिमिटेड प्रकार के एक्टिविटीज को अलाउ किया जा सकता था, जब ये करीब 15 वर्ष पहले मनरेगा इंट्रोड्यूस हुआ था। अब हो क्या रहा है कि आप कुछ टाइप के काम को तो बार बार कर ही नहीं सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने दीवार बनवा दी, उसके आपने सारे प्लस्तरिंग कर दी, आप साल में एक बार उस पे ऊपर से कलर ही तो कर सकते हैं। हर साल उस दीवार को तोड़ के फिर से नहीं निर्माण किया। सो मनरेगा में एक स्ट्रक्चरल डिफिकल्टी ये है दैट इट इज जस्ट रिप्लेसमेंट एंड टॉप अप वर्क। जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डीपर क्वालिटी एनवायरमेंट एम्प्लॉयमेंट आती है, वो तब आती है जब आप न्यू लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, जिसको बनाने में भी 2-3-4 वर्ष लगते हैं। तो उस टाइप की मनरेगा में, बिकॉज इट इज जस्ट एक प्रकार से वर्क फॉर फूड प्रोग्राम है या वर्क फॉर कैश प्रोग्राम है, कैश इन हैंड प्रोग्राम है, इसकी एक स्ट्रक्चरल लिमिटेशन अब आई है। तो जो ये 50 दिन या 60 दिन बहुत पुश करिएगा तो 70-80 दिन तक ले जा पाएंगे। और अब शायद क्योंकि नई स्कीम्स और क्लब करके और थोड़ा नया पैसा देके लोग भी हैं, तो कुछ ना कुछ सिस्टम जनरेट कर लेगा। देयर इज अ स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट। आप एक और प्रकार से इसको समझ लीजिए, आप अपने घर में कितनी बारी पोछा करवा सकते हैं दिन में? 2 बारी, ज्यादा से ज्यादा 3 बारी। हर घंटे में पोछा और झाड़ू थोड़ी लग सकता है। इसी प्रकार से मनरेगा की भी बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं। ठीक है, एक लास्ट छोटा सा कमेंट और चाहूंगा। दरअसल हम यहाँ पर कोई स्पेकुलेशन करते नहीं है इस कार्यक्रम में, लेकिन ये खबर हमने एक बार पहले भी चर्चा की थी सिद्धार्थ। गोल्ड हिट्स ऑल टाइम क्लोजिंग हाई ऑफ 47,937 रुपीज पर 10 ग्राम, यानी कि लगभग 48,000 रुपये पर तोला पर पहुंच गया है सोना। और हमने लगातार बात की है कि फिक्स डिपॉजिट में तो आजकल कुछ ब्याज ही नहीं मिल रहा, मतलब जितनी महंगाई दर है उतना ब्याज नहीं मिल रहा, तो बैंक में पैसे क्यों रखूं। शेयर बाज़ार तो पूरा सट्टा बाज़ार हो गया, वहाँ पर समझ नहीं आ रहा है। बहुत से लोग कमा भी रहे हैं पर आम आदमी तो गवा ही रहा है। और ख़ास अगर उसने म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक लिंक कुछ इंश्योरेंस स्कीम्स में पैसा लगाया है तो वहाँ पर आपके रिटर्न्स बिल्कुल गिर गए हैं। तो क्या सोना एक सेफ बेट है? छोटा सा कॉमेंट। देखिए, सोना सेफ बेट है बट एवरेज इन्वेस्टर के लिए नहीं है। अगर आपको सोना इस्तेमाल करना है शादी ब्याह या किसी पर्पस के लिए तब लीजिए, अदरवाइज आप जब तक बड़े सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर नहीं है तो नहीं लीजिए। और अगर फिर भी लेना चाहते हैं तो बॉन्ड्स के रूप में लीजिए। फिजिकल सोना शायद आपके लिए उतना फायदेमंद नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सरल सीधी भाषा में आज की खबरों का विश्लेषण किया। आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार।